Very good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। तो अब तक हमारे 10 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। 10 के 10 एक्सपेरिमेंट आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखे होने चाहिए। तो आज हमारा जो ऑर्गेनिक प्रिपरेशन का सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने मेटा डायनाइट्रोबेंजीन प्रिपेयर करना है। मेटा डायनाइट्रोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। तो आपको मेटा डायनाइट्रोबेंजीन तो पता ही होगा क्या होता है। मेटा, देखो जैसे हमारा जो हमारा मेन रिएक्टेंट है दैट इज नाइट्रोबेंजीन, उसके रिस्पेक्ट में जो ये वाली पोजीशन है दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ये वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, ये वाली और ये वाली पोजीशन इज मेटा पोजीशन एंड दिस वन इज पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आर नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। इनका माइनस आर इफेक्ट होता है। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट भी होता है और माइनस आई इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं और जो बेंजीन रिंग है उसको डीएक्टिवेट करते हैं ओवरऑल। तो उस वजह से क्या होता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है वो मेटा पोजीशन पे आके अटैच होता है, ऑर्थो और पैरा पे अटैच नहीं होता। वो हम डिटेल में इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हम लैब में कैसे परफॉर्म करेंगे। So dianitrobenzene is prepared by nitrating nitrobenzene, that is by heating nitrobenzene with a nitrating mixture consisting of fuming nitric acid and concentrated sulfuric acid. Now this is important कि आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि what is nitrating mixture? Nitrating mixture क्या होता है? So you can say nitrating mixture is used for the nitration, for nitration purposes के लिए use होता है। ठीक है, and that is a mixture of fuming nitric acid and concentrated sulfuric acid. But in case हमारे लैब में fuming बट इन केस हमारी लैब में जब फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड नहीं होता, फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड इज वेरी कंसंट्रेटेड, दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हमारी लैब में जैसे फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड नहीं होता तो हम उसकी जगह क्या ले लेते हैं? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं जो हमारी लैब में इन्वॉल्व अवेलेबल होता है। सो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम 1:2 में ले लेते हैं कि मान लो इसका 10 ml ले लेते हैं और इसका 20 ml ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो हमारी लैब में अवेलेबल होता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड हमारी लैब में अवेलेबल नहीं होता तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ यू कैन से कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन 1:2, या फिर तुम बोल सकते हो फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज यूज्ड फॉर नाइट्रेशन पर्पसेस। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? इसमें हमें बेसिकली नाइट्रोबेंजीन चाहिए, कितना लेते हैं हम? 5 ml। फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड अगर लैब में है तो दैट उसकी क्वांटिटी हम लेंगे 6 to 7 ml। ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 9 to 10 ml लेंगे। ठीक है, लेकिन हमारी लैब में फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड नहीं होता तो हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं 10 ml और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं 20 ml। ठीक है, ये 10 ml ले लेते हैं और ये 20 ml ले लेते हैं, तो हो गया ना 1:2। ठीक है, तो 1:2 में हम ये ले लेते हैं, ये 10 ml और ये 20 ml। ये आप अपने लैब मैनुअल में भी ठीक कर लेंगे। इसको स्लैश लगा के लिख लो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 10 ml, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 20 ml। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस ऑर्गेनिक प्रिपरेशन? देखो इसने बोला है कि आपको एक ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है। ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क कैसी होती है? ऐसी बनी होती है।
अब ये ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप क्या लेंगे, 6 to 7 ml फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लेंगे। अगेन हमारे पास फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड नहीं होता तो हम क्या डालते हैं उसमें, 10 ml कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, उस फ्लास्क में डालेंगे। फिर उसके बाद हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं सेम आरबीएफ में। ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसको क्या बोलते हैं, आरबीएफ, आरबीएफ बोल देते हैं इसको शॉर्ट में। अब हमने उसमें 10 ml नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो हम उसका डबल क्या डाल देंगे, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेंगे, क्योंकि दैट्स हाउ इट विल एक्ट एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। तो वो आपको उसके मैकेनिज्म से भी पता चल जाएगा कि हम इसको 1:2 में क्यों लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 ml डाल दिया, उसके बाद ये 20 ml डाल देंगे। उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 20 ml डाल देंगे। अब जब आप उस राउंड बॉटम फ्लास्क में 10 ml कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालोगे और 20 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, तो जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें कंसंट्रेटेड एसिड्स का एडिशन किया है। तो आप उसको क्या करोगे, साइमल्टेनियसली आपने उसमें एसिड ऐड किया तो साइमल्टेनियसली आप उसको ठंडा भी कर लेंगे, ठीक है। कूलिंग द फ्लास्क इन वाटर टू प्रिवेंट हीटिंग अप ऑफ द फ्लास्क। उस आरबीएफ को आप साथ के साथ टैप वाटर के अंदर ठंडा कर लेंगे। उसको टेढ़ा करके ठंडा करना है, उसको डायरेक्ट ऐसे ठंडा नहीं करना कि जो टैप वाटर है वो फ्लास्क के अंदर चला जाए। उसको बहुत केयरफुली, जो उसका ये बॉटम वाला सरफेस होता है ना, ये वाला, ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा, तो इस पे पानी डलना चाहिए। इसको टेढ़ा करके टैप वाटर के अंदर ठंडा कर लेना है। तो जब ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर आपको इसमें ब्रोकन पोर्सिलिन पीसेस डालने हैं। पोर्सिलिन पीसेस का काम ये होता है कि वो सॉल्यूशन में बम्पिंग नहीं होने देता, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन एकदम से बम्प आउट नहीं होता, ये पीसेस होते हैं, जैसे आप इसको एक चाइना डिश के पीसेस की तरह लगा सकते हो, ठीक है। चाइना डिश अगर आपने देखी होगी तो उसके पीसेस हम राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देते हैं। ये सॉल्यूशन ऐड करने के बाद फिर हम पोर्सिलिन पीसेस राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देते हैं। उसके बाद हम 5 ml जो नाइट्रोबेंजीन हमने लेना है उसको एकदम से आरबीएफ में नहीं डालेंगे, उसको 1 ml करके डालेंगे एंड विद विग्रस शेकिंग, ठीक है। बहुत जोर से आरबीएफ को हिलाना है, 1 ml डालना है, बहुत जोर से हिलाना है, शेक करना है। फिर उसके बाद फिर से 1 ml डालना है, फिर विग्रसली शेक करना है, फिर 1 ml डालना है, फिर विग्रसली शेक करना है। ऐसे ऐसे करके आपको वो 5 ml नाइट्रोबेंजीन इस 100 ml आरबीएफ में ऐड करना है। फिर से हमारा जो आरबीएफ है वो गर्म हो जाएगा, फिर उसको टैप वाटर के अंडर कूल कर लेना। कूल द फ्लास्क इन वाटर इफ इट बिकम्स टू हॉट, ठीक है। नाउ अब हमारा जो हमने केमिकल्स डालने थे आरबीएफ में अब हमने डाल दिए। अब हमारा हीटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमने फ्लास्क को फिट कर लेना है विद एन एयर कंडेंसर। एयर कंडेंसर कुछ इस टाइप का बना होता है, ठीक है। वो हम आरबीएफ के ऊपर क्यों लगाते हैं कि जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसके वेपर्स इसमें से निकल के, मींस अगर ये हम एयर कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो वो जो वेपर्स होंगे उनका इवेपोरेशन हो जाएगा एनवायरनमेंट में, तो हमारे जो आरबीएफ है उसमें रिएक्शन मिक्सचर ही नहीं बचेगा। तो अगर हमारे आरबीएफ में रिएक्शन मिक्सचर ही नहीं बचेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, फिर हम बनाएंगे क्या। तो ये एयर कंडेंसर हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि जो भी रिएक्शन मिक्सचर के वेपर्स हों वो इसके वॉल्स पे कलेक्ट हो जाए और वापस से इस आरबीएफ में जाते रहे। मींस वो जो रिएक्शन मिक्सचर है वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होने की बजाय इसी आरबीएफ में वापस से कंडेंस होके वापस से इसमें आ जाए और रिएक्शन हमारी चलती रहे, ठीक है। तो ये हम एक सेटअप कर लेंगे इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लैंप स्टैंड। जो हम ब्यूरेट लगाते हैं ना वो भी इस क्लैंप स्टैंड के ही साथ ही लगाते हैं, या हम बर्नर लगाते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, इसकी 3 टांगे होती हैं, यहाँ तो 2 ही दिखा रखी है, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं इसको। इसके ऊपर हम एक वाटर बाथ रख लेते हैं, ठीक है। वाटर बाथ में हम ऐसे नहीं कि वाटर बाथ को ऊपर तक फिल कर लेते हैं। अगर तुम वाटर बाथ को ऊपर तक फिल करोगे तो वो पानी इवेंचुअली बाहर निकल जाएगा, तो उसको हाफ तक फिल कर लेना है। उसमें बॉइलिंग शुरू हो जाए फिर तुम उसमें जो है आरबीएफ लगाओगे, उसके ऊपर एयर कंडेंसर फिट कर लोगे और ये जो एयर कंडेंसर है इस क्लैंप स्टैंड के साथ फिट हो जाएगा, ठीक है।
अब इस आरबीएफ में तुमने क्या क्या लिया है, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है, 10 ml हमने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड नहीं लिया क्योंकि हमारे लैब में वो अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी जगह हमारे पास ऑप्शन है कि हम कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर सकते हैं। सो कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया हमने 10 ml, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया हमने 20 ml, नाइट्रोबेंजीन ले लिया हमने 5 ml। नाउ दिस इज एयर कंडेंसर, दिस इज आवर क्लैंप स्टैंड, दिस इज वाटर बाथ, दिस इज आवर राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, तो ये रिएक्शन होने शुरू हो जाएगी। अब तुमने हीटिंग शुरू कर दिया तो इसको हाफ एन आवर तक तुम्हें हीट करना है। आधे घंटे तक हम इसको हीट करेंगे बॉइलिंग वाटर बाथ पे। अगर वाटर बाथ में बॉयल होते होते पानी थोड़ा कम हो जाए तो हम उसको साइड से बीकर में ऐड भी कर लेते हैं। इस आधे घंटे तक जब तक हीटिंग हो रही है, इसको तुम्हें 10-10 मिनट बाद जाके बड़े ही केयरफुली जाके तुम ये राउंड बॉटम फ्लास्क मींस इसको शेक भी कर सकते हो बीच में ओकेजनली। ठीक है, शेक द फ्लास्क ओकेजनली ड्यूरिंग हीटिंग। ठीक है, उसके बाद आधा घंटा होने के बाद भी तुम्हें क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग किस चीज की करनी है कि तुम्हारा क्रूड मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन बन गया है या नहीं बना। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, यहाँ से एयर कंडेंसर हटा, पहले बर्नर हटाओगे। ठीक है, फिर तुम किसी कागज से या कपड़े से ये एयर कंडेंसर हटाओगे। यहाँ पे भी इसको किसी टोंग से या कागज से पकड़ लोगे, इसमें ड्रॉप पर डिप करोगे। उस ड्रॉपर में जो रिएक्शन मिक्सचर आएगा उसको तुम ठंडे पानी में डालोगे। ठीक है, उसको पोर करोगे कोल्ड वाटर में। अगर वो पेल येलो मास बन रहा है तो मीन्स तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन अगर कोई इमल्शन सा बन रहा है या फिर सेमी सॉलिड मास बन रहा है तो मीन्स तुम्हारी रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसको तुम्हें और हीट करना पड़ेगा, कंटिन्यू हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ही हम फर्दर देखते हैं कि अब हमें आगे हीट करना है या नहीं करना। ठीक है, सो रिमूव अ ड्रॉप ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर बाय मींस ऑफ ए ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब की बजाय हम वो ले लेते हैं, दैट इज अ ड्रॉपर ले लेते हैं, या कई बार ना एयर कंडेंसर निकाल के इसको इसमें से थोड़ा सा रिएक्शन मिक्सचर डायरेक्टली वाटर में डाल देते हैं बिना ड्रॉपर की हेल्प के। ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं, लेकिन इतना तो डालना ही पड़ेगा जिससे एटलीस्ट ये पता चले कि पेल येलो मास बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो अगर एंड पोर इनटू अ कोल्ड वाटर सो इट सॉलिडिफाइज टू अ पेल येलो मास। अगर ये पेल येलो मास में सॉलिडिफाई हो रहा है तो हीटिंग तुमने रोक देनी है। अगर सेमी सॉलिड मास या फिर इमल्शन बन रहा है, तेल जैसा कुछ मटेरियल, तो फिर हीटिंग तुमने कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, तो सपोज हमारा पेल येलो मास बन गया, मींस रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हीटिंग तुमने रोक देनी है। ठीक है, बर्नर ऑफ कर देना है, एयर कंडेंसर रिमूव कर देना है। ठीक है, और जो ये रिएक्शन मिक्सचर है गरम गरम, इसको तुमने 150 ml आइस कोल्ड वाटर में पोर कर देना है। बर्फ लेके आनी है। ठीक है, एक दूसरे खुले से वाटर बाथ में, या तो वाटर बाथ ले लो या फिर कोई बीकर ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, बर्फ क्रश करो, बर्फ को डालो। ठीक है, उसमें तुमने ये रिएक्शन मिक्सचर पोर कर देना है। ठीक है, विद कॉन्टिन्यूस स्टिरिंग। ठीक है, तो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन तुम्हारा जो है वो सोलिडिफाई हो जाएगा एज येलो मास। ठीक है, फिर उसके बाद उसको फिल्टर कर लेना है अंडर संक्शन पंप। संक्शन पंप पहले भी तुम्हें बताया था कि संक्शन पंप क्या होता है, एक मोटर वाला सिस्टम होता है कुछ। ठीक है, उसमें एक पाइप लगी होती है, एक कोनिकल फ्लास्क लगा होता है, एक अडेप्टर होता है, अडेप्टर के ऊपर फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, उसमें हम जो हमारा ये रिएक्शन मिक्सचर जिसको तुमने बर्फ में डाला है, जिस बीकर में तुमने ये बना है तुम्हारा, उसको उसमें डाल देते हैं। तो हमारा फिल्टर पेपर के ऊपर क्या आ जाएगा, क्रूड मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, और नीचे जो भी आएगा वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, दैट इज बेसिकली मदर लिक्वर। फिल्टर द क्रिस्टलाइन मास ईदर थ्रू अ फिल्टर पेपर और अंडर संक्शन। फिल्टर पेपर से भी फिल्टर कर सकते हैं या फिर संक्शन से भी फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर संक्शन पंप है तो उससे अच्छे से फिल्टर हो जाता है, जल्दी फिल्टर हो जाता है। फिल्टर पेपर से फिल्टर होने में टाइम लग जाता है। वॉश इट विद कोल्ड वाटर एंड अलो टू ड्रेन कंप्लीटली। इसको कोल्ड वाटर से वॉश करना है और इसको अच्छे से सूखने देना है। इसको हम फैला के विंडो के पास रख देंगे।
अब जो ये तुम्हारा आया है ना क्रूड मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन आया है, तो ये बेसिकली तुम्हारा इम्प्योर फॉर्म में है। इसको प्योरीफाई करने के लिए तुम क्या करोगे, इसका प्योरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन हम किसके साथ करते हैं, रेक्टिफाइड सिपरेट और मिथाइलेटेड सिपरेट, विच इज नॉट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कोहल। ठीक है, 95% इसमें अल्कोहल होता है, बाकी वाटर होता है। तो ये जो क्रूड मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन आया है, इसको तुम मिथाइलेटेड और रेक्टिफाइड सिपरेट के साथ क्या कर लोगे, प्योरीफाई कर लोगे या फिर रिक्रिस्टलाइज कर लोगे। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसको कैसे करते हैं, dissolve the whole crude metadienitrobenzene in minimum amount of separate, minimum amount of separate लेना है, by refluxing on a boiling water bath till it passes into the solution। ठीक है, तुमने वाटर बाथ में पानी लेना है, पहले उसको हीटिंग पे रख देना है, पानी गर्म हो जाएगा, उसके बाद जिस बिकर में तुमने सिपरेट डाला है, सिपरेट ऐसे नहीं कि बहुत सारा डालना है, मिनिमम अमाउंट डालना है, उतना अमाउंट डालना है जितना कि सफिशिएंट हो इस क्रूड मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन को डिसॉल्व करने में। उसको वाटर बाथ में रखना है। ठीक है, जब तक पूरा मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन सिपरेट में डिसॉल्व नहीं हो जाता, तब तक हमने उसको वाटर बाथ में हीट करते रहना है। ठीक है, और गरम गरम को ही हमने फिल्टर कर लेना है थ्रू अ फ्लूटेड फिल्टर पेपर इन अ प्री हीटेड फनल। कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ बिकर। जो फिल्ट्रेट आया, जो तुम्हारा नीचे आया है, फिल्टर होके जो नीचे आएगा तुम्हारा, ठीक है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, जो नीचे आता है तुम्हारा फिल्टर होके बीकर में नीचे आएगा, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। अब वो फिल्ट्रेट हमारे काम का है, उसका हमने क्या करना है, उसको कूल करना है आइस कोल्ड वाटर में। ठीक है, अगर एक दिन के लिए रख दोगे तो अगले दिन क्रिस्टल आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें क्रिस्टल जल्दी चाहिए तो हम उसको आइस कोल्ड वाटर में कूल डाउन कर लेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, पेल येलो क्रिस्टल्स ऑफ मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन सेपरेट्स आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं हमने किया क्या। हमने बेसिकली नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन की है। ठीक है, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने क्या लिया है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड HNO3 कितना लिया है, 10 ml, कंसंट्रेटेड H2SO4 कितना लिया है, 20 ml। एक हमने 100 ml ड्राई एंड क्लीन RBF लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, उसमें हमने 10 ml कंसंट्रेटेड HNO3 डालना है, 20 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ड्यूरिंग दिस एडिशन जो RBF है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो उसको हमने कूल करते रहना है। फिर हमने 5 ml नाइट्रोबेंजीन डालना है, और वो एकदम से नहीं डालना, एक एक ml करके डालना है। ठीक है, विद विग्रसली शेक करना है। फिर हमने उसके ऊपर एयर कंडेंसर लगाना है और इस तरह का सेटअप कर देना है, और आधे घंटे के लिए इसको हीट करना है। हीटिंग होने के बाद फिर हमने चेक करना है कि येलो मास आ रहा है या नहीं आ रहा। थोड़ा सा मिक्सचर हमने ठंडे पानी में डाल के देखना है, अगर येलो मास आ रहा है तो हमने हीटिंग रोक देनी है, अगर येलो मास नहीं आ रहा तो हमने हीटिंग कंटिन्यू करनी है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे येलो मास आ रहा है, तो फिर हम सारे के सारे रिएक्शन मिक्सचर को ठंडे पानी में, बर्फ वाले ठंडे पानी में, जितना पानी ठंडा होगा उतना ज्यादा हमारे अच्छे प्रेसिपिटेट इसके बनेंगे। ठीक है, तो 150 ml आइस कोल्ड वाटर में हमें कॉन्टिन्यूस स्टिरिंग के साथ जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसको पोर कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन सोलिडिफाई हो जाएगा एज येलो मास। फिर हमने उसको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन। तो हमारे पास येलो क्रिस्टल्स आ जाएंगे मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के। फिर हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करके हम उसका वे लेंगे। वे लेते हैं कि हमारी कितनी यील्ड आई है। जो हमारा वे करके जो उसका वेट आता है उसको बोलते हैं यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। ये तो प्रैक्टिकल यील्ड है कि इतनी आनी चाहिए, पर इतनी आती नहीं है, या तो इससे कम ही आती है मोस्टली। ठीक है, तो वो हमारी होगी प्रैक्टिकल यील्ड, मींस जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके यील्ड निकाली है। ठीक है, एक थ्योरेटिकल यील्ड होती है कि इतनी आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड यील्ड, और एक होती है हमारी प्रैक्टिकल यील्ड जो हमारी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आती है। क्या दोनों में डिफरेंस होता है। अब जो थ्योरेटिकल मेल्टिंग पॉइंट है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का, वो कितना
आना चाहिए 90 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसके आसपास आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट तो मीन्स हमारा जो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है वो सही से बन गया है, प्योर बना है। लेकिन अगर 90 डिग्री से काफी वेरी कर रहा है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस आ रहा है मीन्स, तो उसका मतलब है हमारा मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन ठीक नहीं बना, इसमें इम्प्योरिटीज रह गई हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इज बेसिकली अ कंफर्मेशन, ठीक है, अबाउट आवर कंपाउंड प्योरिफिकेशन। देखो यहाँ इसने मेंशन किया है, इन केस फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज नॉट अवेलेबल वी कैन यूज 1:2 नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो आप रीड करो एक बार ये एक्सपेरिमेंट, 1 मिनट दो मुझे बस। तो अब इसमें वाइवा में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कि इसमें क्या क्या होता है एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड, ठीक है। uh, और जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन, और ये हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन हम कैसे करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। आपके इसके बाद जो वाइवा पोस्ट वाले क्वेश्चन है वो आप एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा जब आपके फाइनल प्रैक्टिकल होंगे, उससे पहले ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो है आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं वाइवा वाले। इसमें अगर आपको पढ़ के कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन अराइज हो सकता है वो इसके मैकेनिज्म के रिगार्डिंग अराइज हो सकता है, कि जैसे ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है तो ये जो रिएक्शन है वो कैसे हुई, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। So mechanism of formation of meta-dinitrobenzene from nitrobenzene. So first step is generation of an electrophile. Electrophile generate करना है हमारा पर्पस, ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन से मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का बनना, दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें कौन अटैक कर रहा है, एरोमेटिक रिंग कौन सी है यहाँ पे, हमारी बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग पे कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले तो हमारा जो स्टेप होगा दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होगा तभी वो अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ से जनरेट होगा, हमारे नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम किस रेशो में लेते हैं, सॉरी यहाँ पे HNO3 आएगा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3।
HNO3 है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम, मैंने पहले ही बताया था नाइट्रेटिंग मिक्सचर में हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का कितना रेशियो लेते हैं, 1:2। तो एग्जैक्ट हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दैट इज इसका 1 मोल लिया है और इसका 2 मोल लिया है, ठीक है। और हम ड्यूरिंग रिएक्शन भी उसको इसी रेशियो में लेते हैं। ये 10 ml लिया है तो ये कितना लेते हैं, 20 ml लेते हैं। देखो H2SO4 और HNO3 वैसे तो दोनों ही एसिड है, लेकिन जो H2SO4 है दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो अब H2SO4 इतना स्ट्रॉन्गर एसिड है कि उसकी प्रेजेंस में HNO3 किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, ठीक है। वैसे तो ये दोनों ही एसिड है, लेकिन H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू HNO3। तो H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 विल रिएक्ट एज अ बेस। तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा और ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिड का काम क्या होता है, H+ देना, बेस का काम क्या होता है, OH नेगेटिव देना, ठीक है। तो HNO3 को हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ भी मैंने HNO2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप HNO3 समझिए, यहाँ पे HNO3 ही है, ठीक है। सो HNO3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज NO2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। नाउ इट इज बिहेविंग एज अ बेस, सो इट विल गिव OH नेगेटिव आयन टू दिस एसिड। अब ये एसिड एसिड का काम होता है H+ देना, इसका काम होता है H+ देना। तो ये जो H+ है ये 2H+ इस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और यहाँ पे इस बेस का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा विच इज नाइट्रोनियम आयन एंड विच विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। यहां से हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। इट इज बिहेविंग एज अ बेस, ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, बेस का क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और इट इज बिहेविंग एज एन एसिड, तो इसका यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, HSO4 नेगेटिव, ये हमारा क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक एसिड बेस रिएक्शन हुई है और कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे HSO4 नेगेटिव आएगा। समझ में आया आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में आया, यस मैम, कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ है। तो ये मैकेनिज्म आपको क्लियर होना चाहिए। आपने शायद फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है या अभी शायद सेकंड सेम में पढ़ना होगा, जो भी है ये आपके थ्योरी में भी काम आएगा और प्रैक्टिकल में एग्जामिनर वाइवा में भी पूछ सकता है दैट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which we are going to perform in this particular experiment number 2, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप वाज अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट वाज नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। अब जो नाइट्रोनियम आयन है ये फर्दर अटैक करेगा हमारी बेंजीन रिंग पे, ठीक है। अब ये जो है बेंजीन रिंग के मेटाई पोजीशन पे अटैक करता है। मैंने बोला था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है विच इज नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप कुछ इस तरह का होता है, दैट इज N पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका एक तो -R इफेक्ट होता है और एक -I इफेक्ट भी होता है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। ऑल्सो देयर इज रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस है तो -R इफेक्ट है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है ये बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग पे अल्टीमेटली क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बेंजीन रिंग पे क्या क्रिएट कर रहा है, ये नाइट्रो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, मींस बेंजीन रिंग को ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, मींस ये कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो दीज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन withdrawing groups or deactivating groups are mainly meta directing for an electrophile, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल उन पे अटैक करता है तो उनको वो कहाँ डायरेक्ट करते हैं, मेटा पोजीशन पे। अब ऐसा क्यों होता है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो उनको मेटा पोजीशन पे ही क्यों डायरेक्ट करते हैं।
Electron withdrawing groups are meta directing, so incoming electrophile will naturally attack on meta position. अब आपसे ये कोई पूछ सकता है वाइवा में that why electron withdrawing groups or deactivating groups are meta directing group. So the answer is here. देखो इसका जो सारा आंसर है दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इंटरमीडिएट, कि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा वो किस अटैक में ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने पे, या फिर इलेक्ट्रोफाइल के मेटा पोजीशन पे अटैक करने पे, या फिर इलेक्ट्रोफाइल के पैरा पोजीशन पे अटैक करने पे। तो हम ना एक एक करके सारे अटैक्स देख लेते हैं और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख लेते हैं और उसको कंपेयर कर लेते हैं, फिर हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे ही प्रेफरेबली अटैक क्यों करेगा। तो जैसे हमने पहले ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दिया, कि मान लो तुम यहाँ ये सपोज करो कि ये मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं कर रहा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा फिर, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ये जो बॉन्ड डेंसिटी होगी इधर शिफ्ट होगी और अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट होगा, इस कार्बन पे, ठीक है। तो हमारा ये बन गया ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने के बाद पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, इस वाले कार्बन पे, किस वाले कार्बन पे आ रहा है, जिस कार्बन से नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो अब अगर इसमें रेजोनेंस भी होगी तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट हो रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होने पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस कार्बन पे आ रहा है जिसपे नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो अब उससे क्या होगा, देखो नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर रहा है बाय माइनस आर इफेक्ट, अब उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया जिस कार्बन पे वो अटैच है, ठीक है। तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन, ये पहले ही इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर रहा है, ये वाला कार्बन हो गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ गया जिससे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो ये जो इंटरमीडिएट बनेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। अब अटैक मेटा पोजीशन पे करके देखते हैं। मेटा पोजीशन पे अटैक मीन्स ये जो है मेटा पोजीशन यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, पैरा पोजीशन पे। समझ में आ रहा है ना आपको ये कि पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट हो रहा है? यस मैम। तो जब नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, पैरा पोजीशन पे ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम इसका रेजोनेंस करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर फर्दर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो इसके ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, इस वाली पोजीशन पे आ रहा है, इस वाली पोजीशन पे आ रहा है, इस वाली पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन इस वाली पोजीशन पे नहीं आ रहा जहां पे नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे इस वाले कार्बन पे आ रहा था, ठीक है, जो कि उसको अनस्टेबल बना रहा था। अब पैरा पे अटैक करके देखते हैं। जब पैरा पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैच होगा और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, मेटा पे। फर्दर रेजोनेंस करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के पैरा पोजीशन पे अटैक करने पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इन 3 पोजीशन पे जो है सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से दिखा दिया, दिस इज एन इंटरमीडिएट,
which is formed during the attack of electrophile on nitrobenzene। ठीक है, तो अब इसमें भी जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस कार्बन पे आ रहा है जिससे नाइट्रो पोजीशन नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब आप खुद ही बताओ कौन से वाला अटैक ज्यादा प्रेफरेबल होगा। मेटा वाला मैम। ऑब्वियसली मेटा वाला प्रेफरेबल होगा, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसमें जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। इसमें जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे नहीं आ रहा जिसपे नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो जिस भी अटैक में इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनता है वो वाला अटैक ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा में से जो मेटा अटैक है वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि उसमें जो इंटरमीडिएट और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, मींस उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट, देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट डायरेक्ट तो होता नहीं, पहले रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनता है, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना ही जल्दी से रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, उतना ही जल्दी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो दिस वाज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है, दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्सेस एनर्जी व्हिच वी हैव टू प्रोवाइड टू द रिएक्टेंट to cross the threshold energy barrier and converts into the product. This is basically threshold energy barrier। ये क्या होता है, threshold energy barrier होता है जो रिएक्टेंट को क्रॉस करके जाना होता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी तो इतनी है, तो ये वाला बैरियर क्रॉस करने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी और चाहिए। दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, तो मान लो कि अब उसकी एनर्जी इतनी है, तो मान लो अब उसकी एनर्जी इतनी है, तो अगर ये स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगी, तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब ये इतनी देनी पड़ रही है हमें, तो जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो वाली रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। ठीक है, सो फास्टर विल बी दैट रिएक्शन। So stable the intermediate, lower the activation energy, so faster will be the reaction. That's why meta attack is more preferable, क्योंकि meta attack में जो intermediate बन रहा है और sigma complex बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है, सो रिएक्शन क्या होगी, मेटा अटैक के केस में फास्ट होगी। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे नहीं है कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बनते हैं। जो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है वो मेजर अमाउंट में बनता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा लेसर अमाउंट में बनते हैं, वो जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना तो वो रिमूव हो जाते हैं, जो वो थोड़े थोड़े अमाउंट में बनते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। आप ये मैकेनिज्म देखो, गिव मी 1 मिनट। आपको ना ये मैकेनिज्म आना चाहिए। नेक्स्ट जो हम प्रिपरेशन कराएंगे उसमें भी सेम मैकेनिज्म यूज होगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। वाइवा में जब बच्चों से पूछते हैं कि इसमें कौन सी रिएक्शन हुई है, तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। तो एटलीस्ट आपके साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप वाइवा में जाएंगे।
ठीक है। सो हमारा सेकेंड स्टेप था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। तो हमने बेसिकली इसका ये है मेन स्टेप। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि व्हाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, तो ये सब उसका एक्सप्लेनेशन था। सो यू शुड ऑल्सो नो दिस कि वाइवा में ये भी पूछ सकते हैं। So third and final step is removal of hydrogen atom by hydrogen sulfate, that is HSO4 negative। ठीक है। तो हमने बताया था यहाँ पे HSO4 नेगेटिव इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एसिड से जो H प्लस रिलीज होने के बाद बनता है दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। अब इस कॉन्जुगेट बेस की टेंडेंसी क्या है कि वो एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है। अब एसिडिक प्रोटोन कौन होता है? जहां पे हमारे पास जो मोस्टली या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है या फिर जैसे अब ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, और ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये एस एच प्लस रिलीज हो। ठीक है। तो जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी टेंडेंसी क्या है? वो एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और हमारे पास अल्टीमेटली क्या बनेगा? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन with the release of H2SO4. So this was all about mechanism of formation of metadinitrobenzene from nitrobenzene. Now we will find the theoretical yield. तो देखो जो मेटा नाइट्रोबेंजीन है विच इज एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट, उसका सॉरी मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है ये। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H4NO2। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H4NO2 होल ट्वाइस। ठीक है। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। इसका हमने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया। ठीक है। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 इंटू 6, 4 इंटू 1, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 4। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आया 168 ग्राम। और जो हमारा रिएक्टेंट है जिससे मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन क्रिएट हो रहा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ये। ठीक है। दैट इज C6H5NO2। C6H5NO2। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 16 इंटू 2। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 123 ग्राम। तो अगर हमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है, थ्योरेटिकल यील्ड का क्या मतलब है कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि थ्योरेटिकली हमारा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन कितना बनना चाहिए। ठीक है। तो अगर 123 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन से 168 ग्राम ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन क्रिएट हो रहा है तो 5 ml यानी 5 ग्राम नाइट्रोबेंजीन से कितना मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन प्रिपेयर होगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। 123 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन gives 168 ग्राम ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। So 5 gram of nitrobenzene will give 168 divided by 123 into 5, that is 6.8 gram of मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनना चाहिए। आपके लैब मैनुअल में ना ये 5 ग्राम लिखा हुआ है अप्रोक्स, विच इज रॉन्ग। इसकी जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो 6.8 ग्राम है। ठीक है। और हमारी जो प्रैक्टिकल यील्ड आती है वो इससे काफी कम आती है। तो हम परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड निकाल लेते हैं कि बनना तो इतना चाहिए था, बनेगा उससे कम ही, प्रैक्टिकल यील्ड हमारी उससे कम ही आएगी। तो अगर 6.8 ग्राम का ग्राम में से इतना हमारा प्रैक्टिकली बन रहा है तो 100 में से कितना बनेगा? तो वो हमारी क्या हो जाएगी? परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड। एक हम इसका मेल्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, बस इसमें यही बताना है आपको। इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. सब क्लियर है?
किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. बड़े इंटेलिजेंट हो तुम तो। तो मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी